हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि फोर्जिंग का काम करती है। ऑटो पार्ट्स के जो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाती है। जैसे ट्रैक्टर में कोई हिंज टूट गया या फिर कुछ और पार्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स यूज होते हैं ऑटो के अंदर में, जिनके हम आगे फ़ोटोज़ दिखाएंगे आपको। सो उस टाइप के जो पार्ट्स होते हैं कंपनी बनाती है और उनको बाद में मार्केट में उतारती है, बेचती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। सो इसी कंपनी आईपीओ के थ्रू स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। तो इस वीडियो के थ्रू हम कंपनी थोड़ी सी इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। पहले आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 26 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 108 रुपये का कंपनी ने जो कट ऑफ प्राइस है वो सेट किया, 1200 का लॉट है, जो आपको 1,29,600 रुपये की एटलीस्ट ज़रूरत पड़ने वाली है। 31 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है यहाँ पर मार्केट से, और खुद की जो वैल्यू लगा रही है कंपनी, दैट इज़ 118 करोड़ रुपीज़। दैट्स ठीक ठाक वैल्यू लगा रही है कंपनी खुद की। अब देखते हैं तो कंपनी जो क्यों पैसे उठा रही है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जो कंपनी ने जो ऑलरेडी लोन ले रखा है उसका पैसा चुकाना है। सो खर्चा कम पड़ रहा है, मतलब खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, साथ में लोन चुकाना है। तो बेसिक रीजंस कंपनी ने बताए हैं। अब एक बार थोड़ा सा हम आरएचपी के अंदर में नज़र डालते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कि 100% आईपीओ के जो प्रमोटर्स थे, जो इस कंपनी के प्रमोटर्स थे जिन्होंने कंपनी खोली थी, 100% उनके पास में शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और 73% के आसपास में आईपीओ के बाद में रह जाने वाली है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की थोड़ी सी आरएचपी के अंदर में डिटेल्स। तो यहाँ पर कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं वो एक प्रमोद गुप्ता जी हैं, जो कि मेन कर्ता था। इन्हीं की आईपीओ से पहले चल रही थी मेनली, और आईपीओ के बाद में भी इन्हीं की चलने वाली है कंपनी के अंदर में। कंपनी के ऊपर कंटिजेंट लाइबिलिटी कुछ ठीक ठाक ही है, क्योंकि उस गारंटी कंपनी ने दे रखी है, कॉर्पोरेट गारंटी जो होती है वो कंपनी ने यहाँ पर दे रखी है, जिसकी वजह से कंपनी का 29 करोड़ रुपीज़ की कंटिजेंट लाइबिलिटी है, जो कि अच्छी खासी है। बट ये जो कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, इसके मीट होने के जो, मतलब इसके खर्चा आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, अगर कंपनी सही से चलती है, विदाउट एनी फॉल्स मिसबिलीव्स, वो क्या बोलते हैं अपने दिमाग के अंदर में, सही तरीके से अगर चलती है तो। अगर लूटने के चांसेस से अगर चल रही है, इन्वेस्टर्स को लूटना ही है, तो फिर अलग बात है। नेक्स्ट अब कंपनी के आज के दिन देखते हैं तो एक कंपनी ने अपनी ही जो जो ग्रुप कंपनी है उसको लोन दे रखा है 9,36,00,000 रुपए का, राइट। और साथ में कंपनी का जो लोन है वो अभी तक वापस आया नहीं है, 3,56,00,000 का भी आना बाकी है। अभी देख लेते हैं, कंपनी 2001 में यहाँ पर शुरू हुई थी, जो कि पार्टनरशिप फर्म के नाम से शुरू हुई थी, जिसका नाम था MS ऑटो इंटरनेशनल। उसके बाद में 2014 के अंदर में कंपनी ने हैमर्स की जो लाइन थी, जो हथौड़े बनाने का जो काम है वो स्टार्ट किया था। फिर स्क्रू जो प्रेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक जो स्क्रूज बनाने हैं उसका काम शुरू किया था। उसके बाद में इलेक्ट्रिक स्क्रू प्रेस का काम शुरू किया, और यहाँ पर कंपनी ने जो अपना नाम है जो कन्वर्जन किया पार्टनरशिप कंपनी से प्राइवेट लिमिटेड में, जो 2023 के अंदर में कंपनी बनी है, और 2024 के अंदर में कंपनी ने प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई है, राइट। उसके बाद में कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, और अब बाकी जो एनर्जी कन्वर्सेशन अवार्ड भी, कुछ अवार्ड्स कंपनी को मिले हुए हैं ठीक ठाक लेवल के। अलग अलग जो काफ़ी सारी कंपनी जो इवेंट्स होते रहते हैं जिनके अंदर कंपनियों को अवार्ड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा और प्राइवेट एंटिटीज़ द्वारा भी। तो यहाँ पर 2000 अगर वैसे देखा तो 2001 में बनी है, बाकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है 2024 के अंदर में कंपनी बनी है। सो अभी जैसे ही लिमिटेड कंपनी बनी है आईपीओ लेके आ गई। लिमिटेड कंपनी बनती इसलिए कि लोगों से पैसे उठाए जाएँ, जनता से पैसे उठाए जाएँ। अब ये कुछ पार्ट्स हैं जो कंपनियां बनाती हैं। ये ट्रैक्टर का पार्ट है, जो कि जैसे टायर्स के अंदर में डलता है, यू नो। आपने अगर ट्रैक्टर देखा होगा तो आगे वाले टायर के अंदर में ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से अलग अलग पार्ट्स जो हैं ऑटोज़ के, जो कि ब्रेक से रिलेटेड हो गए या फिर कहीं ना कहीं फिट होने के लिए होते हैं, तो ये बनाती है कंपनी। तो ये इस टाइप के जो ऑटो पार्ट्स हैं इनकी फ्यूचर में भी डिमांड रहने वाली है। ऐसे कि जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ रहे हैं मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्रैक्टर्स, बसेस, कारें, स्कूटीज आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन पार्ट्स की जो ज़रूरत होगी वो कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये वो वाले पार्ट्स हैं जो इनका कोई मतलब नहीं है ऑटोमोटिव से, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी आज के दिन जितनी भी सेल कर पा रही है उसका 94% जो है वो डोमेस्टिक, मतलब इंडिया में ही खपत हो रहा है। बाकी 5-5.5% के आसपास में बाहर भी जा रहा है। तो बाहर जाए ठीक ठाक लेवल के ऊपर, अभी तक उतना कुछ हायर लेवल पे नहीं जा रहा, बट कुछ पार्ट्स जो है बाहर भी जा रहे हैं। कंपनी का जो मेनली जो सेल आ रहा है वो ऑटो पार्ट से आ रहा है। बाकी दूसरा जो सेल, नंबर ऑफ सेल जो जितना आ रहा है, रेवेन्यू जितना भी, वो ट्रैक्टर पार्ट से आ रहा है। उसके अलावा बाकी जो है थोड़ा 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 दूसरे अलग पार्ट से भी आ रहा है, जैसे रेलवे पार्ट्स, हाइड्रोलिक पार्ट्स, फोर्ज्ड मशीन्स, अलग अलग जो मशीन्स होती हैं उनके पार्ट्स टूट जाते हैं तो कंपनी वो भी बनाती है।
अब जो कंपनी का लोगो है फोर्ज ऑटो, ये जो है रजिस्टर्ड अभी नहीं है, फॉर्मेलिटी चेक पास में अभी तक चल रहा है। जो ट्रेडमार्क जब रजिस्टर करवाते हैं तो उसकी अलग अलग स्टेटेज होती हैं कि अभी हमने अभी जो है अप्लाई किया है ट्रेडमार्क के लिए, उसके बाद में फिर अलग अलग स्टेजेस आती है। तो अभी फॉर्मेलिटी चेक पास के अंदर में चल रहा है, उसके बाद में एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद में वो उसको उस पर डालेंगे, किस पे, रिव्यू के ऊपर में डालेंगे। जो अगर किसी को डाउट, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट पर अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर वो रजिस्टर कर दिया जाता है। ये जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आज के दिन कंपनी द्वारा ही ओन्ड है, जो जिसको 2008 में कंपनी ने खरीद लिया था। ये कुछ लोग हैं, 366 नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि इस कंपनी में आज के दिन काम कर रहे हैं, जो कि ह्यूज नंबर है। अब कंपनी का अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स की अगर और बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में हम फाइनली कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूरा पैसा जो इस कंपनी में लगा हुआ है दैट इज़ 101 करोड़ रुपया, जिसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो 12 + 8 जो 20 करोड़ रुपया लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा है वो उधारी का पैसा है। और जो पूरा पैसा मिला करके कहाँ कहाँ लगा हुआ है तो 31 करोड़ रुपया तो कंपनी के जो ज़मीन प्रॉपर्टी जो फैक्ट्री है उसके अंदर में लगा हुआ, मशीनरी वगैरह सब कुछ मिला मिलू के। और इसी के साथ में 35 करोड़ रुपया जो है मेनली इन्वेंट्री के अंदर में लगा हुआ है, माल बन के तैयार पड़ा हुआ है। और 23 करोड़ रुपया जो है माल बन के गया हुआ है बट उसका अभी तक पेमेंट आना बाकी है। सो मेनली यहाँ पर पैसा लगा हुआ है, जो 3 जगह हमने बात की हैं। इसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ा है, राइट। 177 करोड़ पिछले साल का रेवेन्यू था, इस साल 181 करोड़ का है। सो 4-5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, बस जबकि नेट प्रॉफिट्स के अंदर में जो जो इंक्रीज है वो उससे भी ज़्यादा देखने को मिला है, राइट। बिकॉज जो कंपनी ने माल क्या है अच्छा खासा बना के रख लिया है, फिनिश्ड जो स्टॉक इन ट्रेड है वो अच्छा खासा पड़ा है, और यहाँ पर इन्वेंट्री भी फिनिश्ड गुड्स की बना के रखी हुई है। बट स्टिल देखा जाए तो कंपनी ने थोड़ा सा ही रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है बट नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो 6.5 करोड़ रुपए के आसपास में कंपनी ने कमाए हैं। तो नॉर्मल बैलेंस शीट लग रही है यहाँ पर, कुछ हमें तो कोई इश्यू अभी तक नज़र आया नहीं है। जनता से पैसे उठाने के लिए ही पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट किया गया है। पुरानी जो बिजनेस है काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है तो उसको लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करके पैसा उठाया जा रहा है। आईपीओ के अभी क्या आईपीओ बूम चल रहा है इंडिया के अंदर में, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने आप को कन्वर्ट कर करके लिमिटेड कंपनी के अंदर में और पैसा उठाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, ये भी उन्हीं कंपनियों में से एक इस पार्ट है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं उनके साथ में। तो यहाँ पे लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने जो पैसा कमाया है जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दैट इज़, यहाँ पर एक सेकेंड, इसी से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर लेटेस्ट डेटा है। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने जो पैसा कमाया है दैट इज़ 1 सेकेंड 6,68,00,000, और वैल्यू जो लगाई है 117 करोड़। तो यहाँ पे 17 का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियों के साथ में तो इसका है 68, इसका है 20, इस कंपनी का 47 और इस कंपनी का है 61। सो सभी कंपनियों के मुकाबले कंपनी जो खुद की अर्निंग के हिसाब से वैल्यू लगाई है वो जो लिस्टेड कंपनी उनके मुकाबले ठीक लगाई है, अच्छी लगाई है। साथ में अगर हम पीबी रेशियो की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि कंपनी की जो नेटवर्थ है आज के दिन, तो उसको भी हमें यहीं पे देखना पड़ेगा लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कितनी है। तो दैट इज़ अराउंड 21 करोड़, 20 करोड़ के आसपास में मान लेते हैं 20, और यहाँ पर 117। सो 6 का पीबी रेशियो के आसपास में निकल के आ रहा है, अप्रोक्स 6 का। यहाँ पे इस कंपनी का 14 का है, इसका 4 का है, इसका 7 का है, और इस कंपनी का 5.5 का है। सो 5.5-6 का ही इस कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इसने अपना वैल्यू लगाया है। सो पीबी रेशियो के हिसाब से भी कंपनी ने ऑन एन एवरेज वहीं पर वैल्यू लगाया। सो पी रेशियो जो कमाई कर रही है वो अच्छी खासी है, ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं है रेवेन्यू के अंदर में, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल अच्छा नजर आए। बाकी फ्यूचर के अंदर में कंपनी के रहने की उम्मीद है, बिकॉज जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क यहाँ पर पड़ता नहीं है अगर मार्केट शिफ्ट भी होता है इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, ऑटोमोटिव से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ में जाता है तो, राइट। तो दैट्स ऑल। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म के लिए हिसाब से कंपेरेटिवली ऊपर जाने के चांसेस दिख रहे हैं। सो आई एम पॉजिटिव ऑन बोथ द टर्म्स। एंड बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करके ही डिसीजन लें। दैट वाज जस्ट अ लिमिटेड रिव्यू। फाइनली सी यू टुमारो।